दीवानापन एपिसोड 155। अब आगे। इधर दूसरी तरफ सारांश ने ब्रेकफास्ट आशी की प्लेट में सर्व किया तो आशी ने आसपास देखते हुए कहा, नौकर देख लेंगे, प्लीज तुम बैठ जाओ, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सारांश ये सुनकर तिरछा मुस्कुराया और बोला, डोंट वरी, मैंने सभी नौकरों को बैकयार्ड में सफाई के लिए भेज दिया है, यहाँ हमें कोई नहीं देख पाएगा। ये सुनकर आशी बोली, तुम कुछ ज्यादा स्मार्ट बन रहे हो मेरे करीब आने के लिए। ये सुनकर सारांश मुस्कुराया और बोला, आपके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, खासकर तब जब हमारे आसपास कोई ना हो। ये सुनकर आशी ने मुंह बनाया और चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगी। कुछ देर में ब्रेकफास्ट खत्म हुआ तो सारांश ने आशी के हाथ को पकड़कर कहा, चलो मैं तुम्हें रूम में छोड़ देता हूँ। ये सुनकर आशी ने चिढ़कर कहा, सारांश मैं ठीक हूँ, मैं चल सकती हूँ। सारांश ने फिर से उसके कान में कहा, पर मुझे तो लग रहा था कि मैंने तुम्हें चलने लायक नहीं छोड़ा है। ये सुनते ही आशी की आंखें बड़े हो गई। वो तुरंत सारांश को दूर धक्का देते हुए बोली, सारांश तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना, हट जाओ मेरे रास्ते से। ये कहकर वो जल्दी से सीधे अपने कमरे में चली गई। तो वही सारांश उसे ऐसे शर्मा कर जाते देखा हंसते हुए बोला, ये लड़की भी ना बिल्कुल बच्चे जैसे बिहेव करती है। लेकिन तभी उसका फोन बज उठा। उसने फोन देखा तो उसके एक्सप्रेशन बदल के और वो बिना कुछ कहे वहां से बाहर निकल गया। इधर आशी वापस कमरे में आई। कमरे में पहुंचते ही वो बेड पर बैठ गई और बोली, सच बात है मैं तो चलने लायक भी नहीं हूं, पर बहुत मुश्किल से सारांश के आगे मैंने खुद को कंट्रोल किया। पर अब मैं सच में रेस्ट करना चाहती हूँ। अच्छा हुआ कि घर में कोई नहीं है, वरना सब सवाल पूछकर ही मेरी जान निकाल लेते। ये सब कुछ कहते हुए वो अपनी आंखें बंद करके लेट गई। लेकिन अभी उसे लेटे हुए 5 मिनट ही हुआ था कि उसका फोन बज उठा। उसने अपना फोन देखा तो चिरंजीवी अंकल नाम शो कर रहा था। चिरंजीवी के कॉल को देखकर आशी ने कुछ सोचा और कॉल पिक करते हुए बोली, हेलो अंकल क्या बात है। तभी उधर से चिरंजीवी की आवाज आई, बेटा क्या बात है, तुम अपनी नई फैमिली में गई तो हमें भूल ही गई। ये सुनते ही आशी ने कहा, अंकल आपको गलतफहमी हो रही है, मैं भला आपको कैसे बोल सकती हूँ, इनफैक्ट आप सब ने ही तो मुझे इतना बड़ा किया है। तभी चिरंजीवी ने गुस्से के साथ कहा, अगर हमने तुम्हें इतना बड़ा किया होता ना तो तुम हमारे साथ दिन के लिए कम से कम आता थी, लेकिन तू हमारे साथ नहीं आए बल्कि उन सब के साथ वक्त बिता रही हो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो तुम्हें पूरी तरह से बदल कर रख देंगे और देखो बदलाव अभी से ही होने लगा है। ये सारी बातें सुनकर आशी ने थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर कहा, अंकल अभी मैं बात करने की कंडीशन में नहीं हूँ, अभी मैं सच में आपसे कुछ भी नहीं कह सकती, अभी मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। तभी चिरंजीवी गुस्से से बोले, आशी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे बदल जाओगी, तुम अपना मकसद भूल जाओगी। क्या तुम सच में भूल गई उन सब ने तुम्हारे साथ क्या किया था, तुम्हें सालों पहले किस तरह से कचरा में छोड़ दिया था। ये सारी बातें सुनकर अचानक से आशी के एक्सप्रेशंस बदल गए। वो तुरंत गुस्से के साथ बोली, अंकल प्लीज पुरानी बातें मत कीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। चिरंजीवी ने हंसते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ, पुरानी बातें सुनकर बुरा लग रहा है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वाकई तुम्हारी फैमिली तुम्हारा भला चाहती है, बल्कि सच्चाई तो ये है कि उसने कभी तुम्हारा भला चाहा ही नहीं। अगर वो तुम्हारी भलाई चाहती तो वो कभी तुम्हें कचरे में ना छोड़कर चली आए और एक नौकर की बेटी को अपने खानदान की बेटी ना बना लेते, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी अकल बहुत जल्द ठिकाने आ जाएगी। ये सब सुनकर आशी गुस्से से बोली, अंकल प्लीज चुप हो जाए, मैंने कहा ना मुझे आपकी कोई बकवास नहीं सुननी, आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं, प्लीज दोबारा से कॉल मत कीजिएगा। ये सुनकर सुरेंद्र चिरंजीवी गुस्से के साथ बोले, बेटा तुम भले ही अपना मकसद भूल गई हो लेकिन हम अपना मकसद नहीं भूखे हैं, हमें अभी भी अपना मकसद अच्छे से याद है और तुम देखती जाओ तुम्हारा वो खानदान कैसे बर्बाद होता है। ये सुनते ही आशी आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत गुस्से के साथ बोली, नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, देखिए अंकल मैंने आपको पहले ही मना कर दिया है, आप ऐसा सच में नहीं कर सकते, अगर आपने ऐसा कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन उधर से चिरंजीवी ने कहा, मैं अपना बदला लेकर रहूंगा, सूर्यवंशी खानदान हमेशा से मेरा दुश्मन रहा है और उनसे बदला लेने में तुम कुछ नहीं कर सकती। इसी के साथ कॉल कट हो गया। इधर आशी ने घबराते हुए कहा, अरे नहीं, अब मैं क्या करूं, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं कैसे इन्हें रोकूं, मुझे क्या करना चाहिए। रिधान, हाँ मुझे रिधान से बता देना चाहिए। इधर दूसरी तरफ कार एक अपार्टमेंट के बाहर आकर रुकी।
मानिक कार से बाहर निकला और सीधी अंदर की तरफ बढ़ गया। वो दरवाजे को नॉक करते हुए बोला, हेलो एक्सक्यूज मी मिस, क्या आप अंदर है? लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मानिक ने वापस से खटखटाते हुए कहा, हेलो, एक्चुअली मैं जन्नत का दोस्त कम भाई ज्यादा हूँ। उसने मुझे यहाँ भेजा है, क्या अंदर कोई है? लेकिन अभी भी कोई आवाज नहीं आई, जिसे सुनकर ना चाहते हुए मानिक ने दरवाजा हल्का सा खोला और अंदर की तरफ बढ़ गया। वो अंदर पहुंचा तो उसने आसपास देखा, वहां उसे कोई दिखाई नहीं दिया। ये देखकर उसने खुद से कहा, जन्नत ने कहा था कि यही एड्रेस है और मुझे यहीं पर उसकी दोस्त मिल जाएगी, पर वो तो यहाँ है ही नहीं। कहते हुए वो अब एक कमरे की तरफ बढ़ गया, जो पहले से ही खुला हुआ था। वो उस कमरे के अंदर जैसे ही इंटर हुआ, उसी वक्त वॉशरूम का दरवाजा खुल गया और अनु एक छोटी सी टॉवल में खुद को लपेटे हुए बाहर निकली। मानिक ने जैसे ही अनु को देखा, वो एकदम से शॉक रह गया और वही अनु की भी नज़र जैसे ही किसी अनजान लड़के पर गई, वो भी डर से जोर से चिल्लाई ही थी कि उसकी टॉवल थी खुल गई और नीचे जमीन पर गिर गई। मानिक अभी भी बस अपनी आंखें फाड़े उसे ही देख रहा था, लेकिन जैसे ही टॉवल नीचे गिरा, उसने तुरंत अपनी नज़र दूसरी तरफ घुमा ली और घबराते हुए बोला, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। मैं तो कब से आवाज लग रहा था पर कोई आवाज नहीं आ रही थी। अनु ने तुरंत अपने टॉवल को लिया और लगभग दौड़ते हुए वॉशरूम के अंदर चले गई। इस वक्त उसका पूरा चेहरा लाल था, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि किसी अनजान के सामने वो ऐसे बिना कपड़ों के खड़ी थी। तो वही मानिक भी तुरंत कमरे से बाहर आया और जल्दी से ग्लास उठाया और एक ही घुट में सारा पानी पी गया। वो तुरंत अपने सीने को सलाहकार बोला, मैं डॉक्टर हूँ, पर अपने दिल की धड़कनों को नॉर्मल नहीं कर पा रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? मैंने तो कभी ऐसा सपने में भी किसी को नहीं देखा था जैसा मैंने हकीकत में उस लड़की को देख लिया। और गॉड, ये क्या हो गया मुझे? पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। उसे लग रहा होगा कि कहीं मैं कोई बेशर्म तो नहीं हूँ, या फिर कोई ठरकी जो उसे ऐसे देख रहा हो। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत सोचे तो बेहतर होगा, वरना जन्नत को क्या लगेगा? जन्नत तो मुझे अजीब ही नजरों से देखेगी। उसे ऐसा लगेगा जैसे कि मैं सच में एक घटिया लड़का हूँ। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो अभी ये सब कुछ कहा ही रहा था कि तभी पीछे से गुस्से भरी आवाज आई, कौन है आप? और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर की और मेरे कमरे के अंदर घुसने की? इस आवाज को सुनते ही मानिक तुरंत घबराते हुए पीछे मुड़ा। अनु अपने हाथों को फोल्ड करके गुस्से के साथ खड़ी थी। अनु को देखते ही मानिक ने हकला कर कहा, देखिए देखिए, आप मुझे गलत समझ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर। अनु ने उसी वक्त चिल्लाते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे बस इतना जवाब दीजिए, क्योंकि मैं आपको जानती नहीं और एक अनजान मेरे घर के अंदर ऐसे कैसे घुस सकता है? उसके ऐसे चिल्लाने से मानिक ने किसी तरह खुद को संभाला और सीरियस आवाज में बोला, देखिए, आई एम सो सॉरी कि मैं आपको उसे कंडीशन में देखा, लेकिन मैं एक बहुत ही इज्जतदार और वेल रेपुटेड सिटी हॉस्पिटल का सीनियर डॉक्टर हूँ, इसलिए आप मुझे ऐसे वैसे मत समझिए। मैं लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरी खुद की मॉम है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं कभी किसी दूसरी लड़की के बारे में ऐसा नहीं सोच सकता, इसलिए प्लीज मुझ पर यकीन कीजिए। ये सुनकर अब अनु जोर जोर से हंसने लगी। मानिक को पता था कि वो इसलिए हंस रही है क्योंकि उसे लग रहा है कि वो मजाक कर रहा है। तभी अनु ने हंसते हुए कहा, क्या कहा? लड़कियों की इज्जत, वो भी आज के ज़माने में? ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि आज के ज़माने में लड़के सिर्फ लड़कियों का फ़ायदा उठाते हैं, उनका शोषण करते हैं और उसके बाद उन्हें प्रेग्नेंट करके छोड़ देते हैं। ये कहते रहते उसका गला भर गया था। तो वही जब उसकी आखिरी लाइन को मानिक ने सुना तो उसे समझ आ गया था कि अनु ऐसा क्यों कह रही थी, इसलिए वो तुरंत आगे बढ़ा और जल्दी से बोला, देखो, मुझे पता है इस वक्त तुम्हारी कंडीशन क्या है। मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प के लिए आया हूँ। सब लड़के ऐसे नहीं होते। मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ जो हुआ उस लड़के की वजह से हुआ, पर तुम मुझ पर यकीन कर सकती हो। ये सुनते ही अनु की आंखों में आंसू भर गया। वो गुस्से के साथ बोली, पहले मुझे ये बताओ, तुम हो कौन और घर में कैसे घुसे? ये सुनते ही मानिक ने तुरंत कहा, तो सॉरी, मैं ये बताने भूल गया कि मुझे यहाँ पर जन्नत ने भेजा है। अगर तुम यकीन ना तो तुम खुद फोन करके पूछ सकती हो। जन्नत का नाम सुनते ही अनु एक पल के लिए शॉक हो गई और बस मानिक को ही देखती रह गई। इधर दूसरी तरफ शाम का वक्त हो चला था और रमन को डिस्चार्ज करके सूर्यवंशी पैलेस भी ले आया जा चुका था। रमन को नीचे वाले रूम में शिफ्ट कर दिया गया था और इस वक्त जन्नत रमन के पास बैठी उसके कपड़े को ही कबर्ड में सेट कर रही थी। तभी रमन ने प्यार से कहा, बेटा, तुम्हें सच में मुझे माफ कर दिया ना? जन्नत काम करते हुए बोली, हाँ डैडी, मैं कितनी बार बोलूं?
ये सुनकर रमन मुस्कुरा दिया और बोला, वैसे बेटा तुम रिधान के साथ खुश तो हो ना? मतलब कि वो तुम्हें खुश रखता है ना? वैसे वो तन्मय सर का बेटा है तो इसलिए मुझे शक नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बाप होने के नाते मैं पूछ रहा हूँ। ये सुनकर अब जन्नत एक सेकंड के लिए रुक गई, लेकिन तभी उसने मुस्कुरा कर कहा, मैंने भी सपने में भी नहीं सोचा था कि रिधान मुझे इतना प्यार करेंगे, लेकिन सच तो यही है कि वो मुझे हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, और सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि वो मेरे लिए पागल है। जब देखो तब मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं। हाँ, कभी कभी ये थोड़ा इरिटेटिंग लगता है, पर फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। वो मेरी बहुत केयर करते हैं, बच्चों की तरह कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं, पर मैं उन्हें मना लेती हूँ। सच कहूँ तो मुझे उनके जैसा लड़का कहीं नहीं मिल सकता। उसके मुंह से रिधान की इतनी तारीफ सुनकर रमन ने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बेटी ही रिधान के प्यार में पागल हो गई है, क्योंकि जिस तरह से तुम रिधान की तारीफ कर रही हो उसे देखकर तो ये लगता है कि तुम खुद भी उसके प्यार में पागल हो। ये सुनकर जन्नत मुस्कुरा दी और बोली, हाँ वैसे कह सकते हैं। तभी भावना ने हिचकिचाते हुए कहा, बेटा क्या तुमसे आशी ने बताया था कि वो बाहर जा रही है? आशी का जिक्र सुन जन्नत ने अपना सरना में हिलाकर कहा, नहीं ऐसा तो मुझे आशी ने कुछ नहीं बताया। क्यों, क्या हुआ, वो अपने कमरे में नहीं है? इसके जवाब में भावना ने कहा, नहीं बेटा वो अपने कमरे में नहीं है, मैं उसे ढूंढने के लिए गई थी और नौकर को भी कुछ नहीं पता। ये सुनकर आशी के बारे में सोचते हुए जन्नत में कंफ्यूजन में कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं एक बार रिधान के पास कॉल करके पूछ लेती हूँ। जरूर रिधान को कुछ ना कुछ पता होगा, क्योंकि वो आशी पर हमेशा नजर रखते हैं। ये सुनकर भावना ने भी अपना सर हिला दिया और बोली, अच्छा ठीक है, तुम है रिधान के पास कॉल करके थोड़ा आराम कर लो, क्योंकि तुम सुबह से हॉस्पिटल में थी। ये सारा सेटिंग का काम नौकर कर देंगे। ये सुनकर जन्नत ने अपना सर हिलाया और वो वहां से जाने लगी। भावना भी उसके साथ पीछे पीछे जाने लगी, पर तभी अचानक से जन्नत को अपने पेट में ऐंठन महसूस हुई। उसे ऐसा लगा जैसे अभी की अभी उसे वॉमिटिंग हो जाएगी। ये महसूस करते ही वो तुरंत लगभग दौड़ते हुए कमरे की तरफ बढ़ी। भावना उसे ऐसे जाते देख कुछ समझ नहीं पाई, वो भी उसके पीछे गई और जैसे ही जन्नत कमरे में पहुंची वो तुरंत वॉशरूम में जोर जोर से वॉमिटिंग करने लगी। भावना ने उसे ऐसे वॉमिटिंग करते देखा तो बिल्कुल शॉक रह गई और तुरंत घबराते हुए बोली, जन्नत बेटा क्या तुम ठीक हो? लेकिन जन्नत अभी कुछ भी जवाब देने के लायक नहीं थी। वो लगातार वॉमिटिंग कर रही थी। वॉमिटिंग करने से उसका छोटा सा चेहरा बिल्कुल लाल पड़ गया था। भावना को भी इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तुरंत उसके पीठ को जोर जोर से रब करने लगी और जन्नत लगातार बस वॉमिटिंग ही करती रह गई। आखिर में जब उसकी वॉमिटिंग रुकी तो भावना ने तुरंत उसके मुंह को साफ करते हुए घबराकर कहा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। उसकी ये बात सुनते ही जन्नत की आंखें बड़ी हो गई और उसने तुरंत अपना सरना में हिला दिया। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।